हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी की क्लास 7th की जो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी। उसका हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। और देखेंगे इसमें क्या कुछ है देखने को, समझने को, और नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे। तो इसलिए इसको ध्यान से आप लोग समझिए और हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ठीक, तो प्रत्येक वर्ष जो ये प्लेट है वो कुछ मिलीमीटर के लगभग वो घूमती रहती है और पृथ्वी के अंदर जो जो पिघला हुआ मैग्मा है उसमें जो चेंजमेंट होता है उसकी गति के कारण उसमें जो मूवमेंट होता है, इसलिए ऐसा होता है कि प्लेटें खिसकती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया। अब हम लोग देखते हैं, ये देखते हैं। एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रख कर गर्म करें। इसमें ये गर्म हो रहा है। ठीक, जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। ठीक, तो ये हम लोगों को एक समझाने के लिए बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, जो आंतरिक भाग में जो घटित होते हैं, उन्हें अंतर जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, फैक्ट। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी की सतह मतलब पृथ्वी के ऊपर का जो सतह है, ठीक, बाहरी भाग, उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ये हम लोग 3.1 में देखेंगे। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। अंतर्जनित मतलब अंदर वाला बल, पृथ्वी के अंदर वाला। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। आगे देखें, पृथ्वी की गति हम लोग देखते हैं, दो प्रकार की हैं। दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं। एक है हम लोगों ने जो देखा, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। ठीक, अंतर्जनित बल के अंतर्गत आते हैं आकस्मिक बल जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है। और इसमें एक और आता है पटल विरूपण बल, जिसके अंतर्गत आता है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत कैसे निर्माण होता है बल का, वो वाला बल। और बहिर्जनित बल में अगर हम लोग देखें तो अपर्दन और निक्षेपण होता है। ठीक, जिसमें नदी और बहता हुआ जल जो अपर्दन करता है, मिट्टी का कटाव करता है। पवने भी एक जगह से दूसरी जगह तक मिट्टी को या स्थान जो धूल धक्कड़ होती है, जो कूड़ा करकट होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य पवन कर देती है। उसका समुद्री तरंग और हिमनद, इसके कारण भी काफी जो बल लगता है। आगे देखें, शब्दावली। स्थल मंडलीय प्लेट, ये क्या होता है? भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जो जिनका आकार समान नहीं है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं, तो उन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है वो सबका कोई ना कोई प्लेटों में होता है। आगे देखें, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये छिद्र है, यहाँ पे गैस और राख निकल रही है। ठीक, और जो छिद्र है इसको बोलते हैं क्रेटर। ठीक, और ये है निकास नली जिसको वेंट बोलते हैं, जहाँ से मैग्मा निकलता है ऊपर की ओर। और ये जो मैग्मा बाहर निकल के आ गया है, जो ये यहाँ पे ये है लावा। ठीक, ये है भूपर्पटी और ये इसके अंदर का भाग है जो कि मेंटल है। और ये मैग्मा कोस्ट है जहाँ पे मैग्मा पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, और ये जो क्रेटर है यहाँ पे जब ये ज्वालामुखी पूरी तरह से फट जाता है तो ये होल ये बना रह जाता है सूखा, तो यहाँ पे बारिश का पानी आके भर जाता है। जब बारिश का पानी भर जाता है तो इसी को क्रेटर लेक कहते हैं, क्रेटर झील। ठीक, आगे देखें, शब्द उत्पत्ति। एंडो यानी कि अंतः, एक्सो यानी कि बाह्य, और ये है जेनिक। जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति। इससे बना है हमारा एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। ठीक, ये कुछ क्रियाकलाप हैं, तो ये बच्चों के लिए है, ये हमें पढ़ना नहीं है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। यह कंपन जो है पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है।
इस कंपन को भूकंप कहते हैं, जो हम लोग 3.3 में देखेंगे। भू प्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक, इसमें क्या है, एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दे तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर मटर चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह है 3.3 एक भूकंप की उत्पत्ति। ये है उद्गम केंद्र। ठीक, और ये क्या है, वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक, तो ये यहाँ से उद्गम इसका हुआ है और ये इस तरीके से सब जगह फैला है। ठीक, तो ये कंपन हुआ है इधर इधर, ठीक, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो ये जो है भूकंपित तरंगे हैं जो सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। ये जो है ये हमारा है अधिकेंद्र जो सबसे पास में है। ठीक, और ये है प्लेट की जो सीमा, ये जो है प्लेट की सीमा है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं। क्या आप जानते हैं भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी? पी तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे और एल तरंगे या पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, मतलब उससे देखने का कि क्या क्या उनकी वो होती है प्रॉपर्टीज। आगे देखते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। इससे जो है एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि भूकंप आ सकता है। ये एक चित्र है भूकंप में, जो गुजरात में भूकंप द्वारा जो विनाश हुआ है उसका चित्र यहाँ पे दिखाया गया है, किस तरीके से बिल्डिंगें पूरी जर्जर हो चुकी हैं। और एक ये है भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन। ये देखते हैं, भुज में भूकंप के झटके जो आए थे 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित, स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 9 से 71 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका। ये पूरा एक न्यूज दिया हुआ है वस्तु स्थिति की, भूकंप आता है तो क्या क्या चीजें होती है ये समझाने के लिए। भुज में निराशाजनक राहत, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक। उसके बाद भुज की तबाही, ये सब शहर में आग और भूकंप प्रभावित क्षेत्र, आपातकाल की घोषणा और मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। इस प्रकार की जो चीजें जो भूकंप आने के बाद देखने को मिलती हैं सरकार द्वारा, वो यहाँ पे कवर की गई हैं। आगे देखें। क्या आप जानते हैं, इसको पढ़ते हैं। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 या उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 या उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ठीक, यह है भूकंप लेखी, जो कि जिसके बारे में अभी बात की गई। आगे कुछ क्रियाकलाप दिया गया है बच्चों के लिए कि भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। ये बच्चों के लिए जो चीजें हैं वो बताई गई। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। ठीक, अब आगे देखें। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, मतलब कहाँ पे जाएं। तो सुरक्षित स्थान है रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में यहाँ पे जा सकते हैं। और दूर रहें आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से। वो पहले से तैयार रहने में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और एवं आपदा का सामान विश्वास से, आपदा का जो सामना है वो विश्वास से करें। आगे देखते हैं। मुख्य स्थलाकृतियां। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। जो हम लोग भूमि देखते हैं वो अपक्षय अपर्दन के कारण लगातार विघटित होती रहती है, यानी कि घिसती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है।
भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जो वायु जल है वो जो अपर्दित पदार्थ होते हैं, जो चूरा एक प्रकार से होता है जो अपर्दित होके वहीं पर रह जाता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं, उठा के ले जाके एक जगह जाके इकट्ठा कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं निक्षेपित करना। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। ये दिया गया है चित्र 3.5 में। यह है कठोर सैल, ये जल की शक्ति द्वारा जो काटे गए मृदु सैल हैं वो ये हैं, और इस प्रकार से जो नदी है वो गिर रही है, ये है हमारा जलप्रपात। ठीक, यहाँ देखते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक, तो इनके आपको लोकेशन आपको मैप में देख लेनी है। ठीक है, किसमें देख लेनी? मैप में आपको इसकी लोकेशन जरूर देखनी है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरका कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ पे चित्र को समझते हैं। ये है पूरा बाढ़ का मैदान। यहाँ पे एक इस तरीके से नदी बहती हुई आ रही है, और ये जब नदी ऐसे जब ये जो आती है तेज धार से, तो यहाँ पे ज्यादा तेज टक्कर करती है। ठीक, जिससे कि ये एक भाग जो है, ये जो मोड़दार भाग है, इसी को यहाँ दिखाया गया है। ये अलग हो जाता है, इसी को चाप झील कहते हैं, या फिर इसको गोखुर झील भी कहते हैं, क्योंकि एक वो गाय के पंजे के समान इस डिजाइन इसकी दिखाई देती है। ठीक, तो इसको चाप झील कह दो या गोखुर झील भी कह सकते हैं। ठीक, या ऑक्सबो लेक भी बन जाती है इंग्लिश में अगर बोले तो। ये है तटबंध और ये है विसर्प, यहाँ से मुड़ के नदी बहती है। आगे देखें, यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने स्थान और ये जो अपने साथ जो लाए होती है मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक, तो जो अवसाद है उन्हीं अवसाद जाके समुद्र में जाके जमा हो जाते हैं, उन्हीं से क्या बनता है? डेल्टा बनता है। ठीक, ये देखें विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढने जो डेल्टा का निर्माण करती है, ये आपको बताना है। ये है मुख्य नदी, और यहाँ पे जब ये अपना जो जल है वो विसर्जित कर रही है तो यहाँ पे इस प्रकार की वितरिकाएं बन रही हैं और यहाँ पे डेल्टा का निर्माण हो रहा है। ठीक, ये जो अवसाद के रूप में है, ये सब क्या है? डेल्टा है। आगे देखें, समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। ठीक, क्या? समुद्र भृगु। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। ठीक, तो ये चित्र में दिया गया है। ये है समुद्री गुफा, ये है तटीय मेहराब, और ये क्या है? ये स्टैग है, बिल्कुल खड़ी एक प्रकार से दीवार के रूप में ये बन जाता है। आगे देखते हैं हिमनद के कार्य। हिमनद या हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है, और गोलासमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। गर्त मतलब खाई। एक पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है
और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ठीक, ये है हिमनद, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, पवन के कार्य देखते हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे, कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए बालू टिब्बे के। ठीक, रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इन्हीं को क्या कहते हैं? बालू टिब्बा कहते हैं, जो कि यहाँ पे चित्र में दिया गया है। ठीक, जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। जब ये छोटे छोटे जो महीन कण हैं, जिनको हवा जाके उठा के ले जाती है, दूसरी जगह निक्षेपित कर देती है, तो उनको लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। तो ये वाला भी चैप्टर हमारा होता है समाप्त। तो ये कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर देने की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने तरफ से इसको करने का प्रयास करें। बाकी हमारे जो चैप्टर है बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया है और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जो भी इसमें मेन शब्द थे, वर्ड थे, जो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे पवन के क्या कार्य हैं, हिमनद, तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं छोटी मोटी, वो सब चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग अगला चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी का, और ये वाला हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। तब तक के लिए धन्यवाद।